हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम अरोड़ा और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। और यहाँ पर हम जो क्लास है साइकोलॉजी की वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो जुड़ जाइए हमसे फटाफट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइकोलॉजी की जो है मेन इम्पोर्टेंट क्लास आज होने वाली है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शंस जो है साइकोलॉजी के विकास के नियम, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले पढ़ लिया था। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है सिगमंड फ्रॉयड, यानी कि मनोविश्लेषणवाद के बारे में। एक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, मन कितने प्रकार का होता है, इस सब के बारे में, क्योंकि नाम से पता चल रहा है मनोविश्लेषण, ठीक है। एक नया सिद्धांत जो है हम आज से शुरुआत करने वाले हैं और इस पर बेस आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है, 100% मिलता है। 30 क्वेश्चन अगर आते हैं किसी पेपर में, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक्स में से मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, DTPSB, KVS, CTET, रीट, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर साइकोलॉजी की क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ये सबके लिए यूज़फुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला है सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, यानी कि साइको एनालिटिकल, ठीक है, साइको एनालिटिकल। तो मनोविश्लेषण शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में 3 अर्थों में किया जाता है। किसने किया? सिगमंड फ्रॉयड ने किया, ठीक है। इन्होंने सबके बारे में बताया, मन और आत्मा के बाद इनका जो था वो मेनली मन के बारे में, यानी कि मस्तिष्क के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। तो 3 अर्थों में किया जाता है। पहला है मनोविश्लेषण मनोविज्ञान का एक स्कूल या संप्रदाय है, ठीक है। क्या है? संप्रदाय है। कौन? मनोविश्लेषण। पहला तो नियम आपके यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा है हमारे पास मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। मनोविश्लेषण क्या है? व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, ठीक है। और तीसरा है मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा की एक विधि है। देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग अर्थों में मनोविश्लेषण को बताया गया है। स्कूल या संप्रदाय का मतलब है कि एक ऐसी संस्था जहाँ पर मन के बारे में विचार किया जाता है, मन की संरचना के बारे में देखा जाता है, ठीक है। मन की संरचना में मन किस तरह से कार्य करता है वो चीज़ देखी जाती है, ठीक है। संरचना का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से है, वो संरचना नहीं है कि फंक्शन कैसे कार्य करता है, नहीं, वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरह से जो है 3 अर्थों में मनोविश्लेषण के बारे में बताया है सिगमंड फ्रॉयड ने, ठीक है। एक विधि है मनोचिकित्सा की और व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है कि मन के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति जो है सारे कार्य करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम थोड़े से बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिगमंड फ्रॉयड का जन्म कहाँ हुआ था, वो क्या काम करते थे। सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि सिगमंड फ्रॉयड वियना, ऑस्ट्रिया की एक शहर है वियना, ऑस्ट्रिया एक देश है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में, ठीक है। याद करने का तरीका है, वैसे क्वेश्चन मेनली इस तरह से नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो 1857 की क्रांति हुई थी राजस्थान में, इंडिया में हुई थी, राजस्थान में भी हुई थी, ठीक है। और तो उससे आप ले सकते हैं कि उससे 1 साल पहले इनका जन्म हुआ था। तो ये मनोचिकित्सक थे, साइकेट्रिस्ट थे। साइकेट्रिस्ट क्या होता है आप जानते हो ना? जब किसी व्यक्ति के दिमागी का संतुलन है, या फिर हम कहें तो उसके मन में जैसे डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है, तो मनोविश्लेषण वाले यानी जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उसके पास जाने की सलाह दी जाती है। वो लोग उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनसे अलग से स्पेशल बिठाकर उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपके जीवन में कैसी क्या घटना घटी जिससे आप इस डिप्रेशन में हो। तो वो मतलब कि उनके दिमागों को पढ़ने के लिए उनसे जो है बातें करते हैं, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मनोचिकित्सक। तो मनोचिकित्सक थे, इसका मतलब हिप्नोटाइज भी करते हैं, आपको पता है ना, ठीक है। सम्मोहन जो होता है, तो सम्मोहन जब करते हैं तो सम्मोहन से क्या है, सामने वाले व्यक्ति को की सारी बातों को हम जान लेते हैं। तो उस सम्मोहन करने की जो शक्ति है या विधि है, उसमें सिगमंड फ्रॉयड को महारत हासिल थी, ठीक है। क्या थी? महारत हासिल थी कि वो किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर सकते थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फ्रॉयड ने नैदानिक परिस्थितियों में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की। किसमें की? नैदानिक परिस्थितियों में। अब नैदानिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं? तो नैदानिक परिस्थितियों का मतलब होता है असामान्य व्यवहार, डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों का अध्ययन कर उसके आधार पर उपचार करना, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनका क्या हो,
असामान्य व्यवहार हो। ठीक है, माने कि जिनका जो दिमाग में बातें हैं वो नॉर्मल व्यक्तियों की तरह वो ट्रीट नहीं करते हो, वो व्यक्त नहीं करते हो। ठीक है, तो नैदानिक परिस्थितियों में उन्होंने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की, यानी कि वो डेली ऐसे कई मरीजों से मिलते थे जिनके जो असामान्य व्यवहार करते थे, जिनका जो जैसे हम कहते हैं पागल, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पागल होना एक अलग कंडीशन हो जाती है। पागल व्यक्ति दिमाग से होता है, ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पागल कोई बीमारी हो जाती है। ठीक है, सिर्फ दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति को हम पागल घोषित कर देते हैं। तो उनका इलाज वो करते थे, वो इलाज करते करते उन्होंने इस सिद्धांत को जन्म दिया। ठीक है, और केस स्टडी विधि का प्रयोग किया। केस स्टडी विधि के बारे में आपको बता ही रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति के जन्म में होने वाली, यानी कि जीवन में होने वाली कोई भी ऐसी घटना जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है, उसको के बारे में जानना, उस व्यक्ति के को मतलब कि उस पूरी कंडीशन के बारे में जानना कि व्यक्ति की वो स्थिति कैसे हुई है, तो उससे हम क्या कहते हैं, केस स्टडी विधि। ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसके ज़िंदगी में ऐसा कोई घटना हो गई, जैसे मान लो किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, या बार बार फेल हो रहा है, या किसी के साथ उसकी ऐसी लड़ाई हो गई है, मतलब कैसे भी लगा सकते हो, कोई ऐसा सपना ऐसा जो टूट गया है, तो उसके हिसाब से व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है कि ऐसी बात बता दो जो आपने किसी को भी ना बताई हो आज तक। ठीक है, वो भी पूछते हैं वो। तो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी यहाँ पर सिगमंड फ्रायड की। पहली पुस्तक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। ड्रीम यानी कि स्वप्न। 1899 में उन्होंने ये पुस्तक दी थी। दी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। ज़िंदगी जो हम रोज़ जीते हैं उसके बारे में हमको साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप किसी की अगर साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो किसी के मन की बात आप जान सकते हो। मन की बात का मतलब संभावना व्यक्त कर सकते हो कि हाँ व्यक्ति ये सोच रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। मैं इस बात को एग्री करता हूँ क्योंकि मेरे साथ में कई ऐसे टीचर हैं जो हमारे साथ रहते हैं, वो मतलब कि जो है साइकोलॉजी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है कि वो सोच के बता देते हैं कि हाँ भाई सामने व्यक्ति इस तरह से कह रहा है, तो हम जो लोग हैं वो सामने वालों को बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो थर्ड बुक है यहाँ पर इसकी, द ईगो एंड द इड, 1923 में। अब ईगो और इड क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको मैं आगे बिल्कुल ज़रूर डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ईगो और जो इड है वो मन की स्थिति है। ठीक है, मन की स्थिति है, मतलब कि जो हमारा मन होता है उसकी दो कंडीशन है, एक तो ईगो, एक इड, और एक और होता है सुपर ईगो। ठीक है, सब चीज़ें हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है फ्रायड के सिद्धांत को। तो पहला है स्थलाकृतिक यानी कि आकारात्मक संरचना, दूसरा है गत्यात्मक यानी कि संरचनात्मक मॉडल, और तीसरा है मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो पहला क्या है, स्थलाकृतिक यानी कि आकारात्मक संरचना, दूसरा क्या है, गत्यात्मक या फिर संरचनात्मक मॉडल। ठीक है, हम को एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें स्थलाकृतिक के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो देखिए क्या होता है ये स्थलाकृतिक या आकारात्मक संरचना के बारे में। तो फ्रायड के अनुसार मानव व्यवहार के संचालन में मन की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, उन्होंने मन के 3 स्तरों, मन के कितने स्तर, 3 स्तरों का वर्णन किया है। पहला तो है कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, दूसरा है अवचेतन यानी अचेतन मन, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड, और अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। एक्चुअली क्या है, देखो जो हम काम करते हैं डेली रूटीन में, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है, सब चेतन अवस्था में हम काम कर रहे हैं। हम दिन में किसी से बात करते हैं या बाजार जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, सब चेतन अवस्था होती है। लेकिन हमारे मन में सिर्फ चेतन अवस्था थोड़ी ना होती है। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि चेतन अवस्था के अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं, अवचेतन या अचेतन। ठीक है, अवचेतन और अचेतन अवस्था। अवचेतन को अचेतन भी कह सकते हैं। ये अवस्थाएं वो होती हैं, अचेतन के से पहले हम अचेतन के बारे में पढ़ते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। वो होती हैं जो आपकी दमित इच्छाएं होती है ना, जिसे हम कहते हैं कि वो इच्छा जो पूरी नहीं हुई है। ठीक है, मन में विचार चलता रहता है, काश मैं ये करूँ। जैसे मान लो किसी के पास कार नहीं है, ठीक है,
और उसके किसी फ्रेंड के पास कार है, सबके पास जो भी है, लेकिन वो व्यक्ति मेहनत तो कर रहा है, ठीक है, दिन भर काम करता है व्यक्ति, लेकिन अभी कार नहीं खरीद सकता, ठीक है, ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है कि वो कार खरीद सके, इतना अर्निंग नहीं है उसकी। तो व्यक्ति के दिमाग में उस कार को खरीदने की जो इच्छाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो बनती रहती हैं। वो कुछ भी काम कर रहा होता है या कहीं कार देखता है बाज़ार में या अपने ऑफिस के आसपास, तो वो कार को खरीदने के लिए अपने प्लान्स बनाता रहता है कि मैं कैसे काम करके, ज़्यादा से ज़्यादा काम करके कार को खरीद सकता हूँ, या जो भी उसकी इच्छा है उसको पूरी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास अचेतन मन, ठीक है। क्या होता है ये? अचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। और चेतन मन जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चेतन मन कहते हैं। और अवचेतन या अचेतन मन क्या होता है? जो चेतन मन और अचेतन मन को जोड़ने का जो कार्य करता है, ठीक है। तो कुछ जब इच्छाएं होती हैं अचेतन मन में, वो अगर पूरी हो जाती हैं तो वो इच्छाएं अचेतन से कहाँ जाती है? अचेतन में। और जब पूरी हो जाती है तो चेतन अवस्था हो जाती है वो, ठीक है। कि प्रेजेंट में जो काम हो रहा है वो कैसा है? चेतन मन में काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। हमारे पास इन्होंने तुलना की है बर्फीले पहाड़ से, ठीक है। हमारे मन की जो तुलना की है उन्होंने किससे करी है? बर्फीले पहाड़ से करी है। कि तुलना जैसे यहाँ पे ऊपर दे रखा है 10% तो चेतन मन होता है, इसको पहाड़ मान लेते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो है 90% तो क्या है हमारे पास? अचेतन मन। और 10% क्या है हमारे पास? चेतन मन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो देखो लाइन आपको जो दिख रही है, वो लाइन में क्या है? अवचेतन मन, ठीक है। कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो अचेतन मन से चेतन मन में जो जाती हैं, तो उसके बीच में जो मार्ग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अवचेतन या अचेतन मन, ठीक है। तो बर्फीले पहाड़ की तुलना की है। आप मनोविश्लेषण, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवादी थे, या फिर मनोविश्लेषणवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया। इस चीज़ को याद करने का भी सबसे अच्छा तरीका यही है कि देखो फ्राइड का मतलब क्या है? सेकना होता है, जैसे फ्राई कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, फ्राई करें इसका मतलब उसको और अच्छे से मज़ेदार बना रहे हैं। तो मन का विश्लेषण करना, विश्लेषण का मतलब उसके बारे में और अधिक जानना, ठीक है। तो मन का विश्लेषण कौन कैसे होगा? मतलब कि ज़्यादा उसके बारे में जानोगे, ज़्यादा जानने का मतलब फ्राई करना उसको, तो क्या हो गया? सिगमंड फ्रायड, ठीक है। मनोविश्लेषण, विश्लेषण करना, मन का विश्लेषण करना, यानी कि उसको फ्राई करने के जैसा, ठीक है ना, ऐसे इंड बनाते हैं, तो सिगमंड फ्रायड, क्लियर। तो चेतन मन, कॉन्शियस माइंड कितना होता है? 10% होता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो बातें आप कर रहे हैं, जो बातें आपके डेली रूटीन में चलती हैं, वो केवल 10% हिस्सा होती है मन की। बाकी 90% जो हिस्सा होता है वो अवचेतन और अचेतन मन दोनों को मिला के होता है, ठीक है। दोनों को मिला के होता है 90%, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन बनती है, ठीक है, तो 90% है अचेतन मन। अब बहुत सारी इच्छाएं होती हैं ऐसी जो आपके मन में दबी हुई होती हैं, वो अचेतन मन में ही विराजमान होती है, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, देखिए ज़रा। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड 10%, वर्तमान और तात्कालिक अनुभवों से संबंधित, साथ साथ दे रखा है यहाँ पे, तात्कालिक और वर्तमान जो भी चल रहा है उस अनुभव से संबंधित जो भी वैल्यू है, जो भी आपका मन है, वो कैसा है? 10% होता है, ठीक है। क्योंकि जो डेली रूटीन में काम हो रहा है वो तो सिर्फ कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहोगे, ठीक है, वो काम हो गया। या फिर आप कुछ जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति जॉब करता है, नौकरी करता है, नौकरी की 9 से सुबह शाम 5 बजे तक जो काम किया वो सारा हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि बस वही ज़िंदगी है उसकी, क्योंकि उसकी लाइफ तो पहले से चल रही है, मतलब उसकी इच्छाएँ तो पहले से ही है ना, कुछ उसके लक्ष्य हैं, कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ उसकी इच्छाएँ हैं, तो सब चीज़ें उसके दिमाग में जो चलती रहती हैं, जो उसके मन में होती हैं, वो सब अचेतन मन में होती हैं, जो 90% होता है, ठीक है। अब बात आती है अवचेतन, सेकंड नंबर का है। तो न तो पूर्णतः चेतन होता है और ना ही अचेतन, ठीक है। ना तो वो चेतन अवस्था होती है और ना ही अचेतन अवस्था होती है। इस स्तर पर वे अनुभूतियाँ होती हैं जिनसे व्यक्ति वर्तमान में अवगत नहीं रहता, परंतु थोड़ी कोशिश करने पर वे अनुभूतियाँ चेतन मन में लाई जा सकती हैं, ठीक है। ये चेतन मन और अचेतन मन के मध्य पुल का कार्य करता है कौन? अचेतन, ठीक है। कुछ स्थितियाँ ऐसी प्रकार से हैं कि अभी तो उससे अवगत नहीं है। जैसे मान लो आपके पास कोई इस तरह की कंडीशन है कि आपने रात को कोई सपना देखा,
ठीक है। अब सपना जो है वो तो कहाँ चल जाता है भाई, वो जाता है अचेतन अवस्था में, क्योंकि आपने सोते हुए देखा है सपना। आप सपने में कुछ आपने ऐसी चीज़ देख ली जो आपको लगी आपसे ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, वही सपने आते हैं हमको। तो वो अभी तो कैसे है, अचेतन मन में है, लेकिन जब आप उसको पूरी करना चाहते हो, ठीक है, तो धीरे धीरे कहाँ जाएगी, वो अचेतन में आएगी, और जब पूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो चेतन अवस्था बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि न तो ये पूर्णतः चेतन होता है और ना ही पूर्णतः अचेतन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अर्धचेतन होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चेतन व अचेतन के मध्य पुल का कार्य करती है। ठीक है, चेतन व अचेतन के मध्य पुल का कार्य कौन करता है, अर्धचेतन। अगला है हमारे पास अचेतन मन, जो होता है 90% सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसमें वे विचार तथा इच्छाएं होती हैं जिनका स्वरूप कामुक, असामाजिक, अनैतिक और घृणित होता है। ठीक है, कुछ और इच्छाएं भी होती हैं, जैसे आप किसी को पसंद करते हो, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आप उसको बोल नहीं सकते। बोल दिया तो चीज़ क्या हो गई, चेतन हो गई, क्योंकि आपने वो काम कर दिया। तो काम हो जाता है तो क्या होता है, चेतन अवस्था होती है। ठीक है, लेकिन आप उस जो भी है, आप जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, ठीक है, पर्सन, तो आप उसको बोल नहीं सकते। ठीक है, या फिर आपसे किसी आप से दुश्मनी है, आप किसी को के घृणा करते हो। ठीक है, आपको गुस्सा है भाई, जलते हो आप उससे, आपने उसको अपना दुश्मन मान रखा है। तो दुश्मन मान रखा है तो अब क्या करोगे, आप सोते जागते हमेशा क्या सोचोगे, कैसे मौका मिल जाए मुझे, मैं उसकी पिटाई कर दूँ, कैसे मौका मिल जाए मैं उसके साथ ये गलत काम कर दूँ। ये तो होता है, आप कर थोड़ा पा रहे हो अभी, आप तो सोच रहे हो। ठीक है, आप रात को सोचते थे, आप सपने में ही वही आता है व्यक्ति, आप उससे लड़ाई हो रही है, होता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, या फिर आपको मन में क्या आएगा कि जिसको आप पसंद करते हो वो चीज़ें, जो इच्छाएं आप दिन में पूरी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो इच्छाएं कैसी हैं, असामाजिक हैं। अब जबरदस्ती तो आप किसी से नहीं कर सकते ना शादी, ठीक है, जिसका पसंद कर रहे हो। फिर जबरदस्ती मतलब कि आपके मन के अकॉर्डिंग आपने किसी दुश्मन मान लिया, तो ये तो है नहीं कि दिन दहाड़े आप उसको सबके सामने गोली मार दोगे। ठीक है, ये चीज़ तो असामाजिक है ना, वो तो बात आप भी जानते हो। इसलिए दिन के अंदर तो वो इच्छाएं आपकी क्या हो जाती हैं, मन के अंदर होती हैं, लेकिन जब आप अकेले में होते हो तो वो इच्छाएं आपकी बाहर जागृत हो जाती हैं। तो वो सब क्या होता है, अचेतन मन। या फिर दिन में भी आपके मन में इच्छाएं चलती रहती है अंदर से, जब आपको व्यक्ति दिख जाता है या जो भी, ठीक है, वो चीज़ दिख जाती है तो आपके मन में वो चीज़ चलती रहती है, लेकिन आप कर थोड़ा रहे हो वो चीज़, कर तो आप अपना काम रहे हो। ठीक है, मान लो आप पढ़ाई करने बैठे हो, पढ़ाई करते करते आपको ये चीज़ नज़र आ गई, मेरे दिमाग में चल रहा है, आपका दिमाग तो कहीं घूमने निकल गया। ठीक है, या किसी व्यक्ति जो भी आपने बात हुई आपसे उसमें निकल गया, तो वो चीज़ क्या है, अचेतन मन, क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं हो। समझ में आया, जो आपके मन में इच्छाएं दमित हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अचेतन मन। क्लियर। तो ये असामाजिक है, अनैतिक है, घृणित है, और उसका स्वरूप कैसा होता है, कामुक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो विचार और इच्छाएं ऐसी होती हैं जो दिन के में आपको पूरी नहीं कर सकते, या फिर आप सबके सामने नहीं पूरी कर सकते उस चीज़ों को, तो वो चीज़ अचेतन मन में चलती रहती है। वो ये जो पार्ट है इसका 90% होता है, सबसे ज़्यादा पार्ट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त दर्ददायी, पीड़ादायी स्मृतियाँ होती हैं, जैसे पूर्व अनुभव, हिंसात्मक। ठीक है, किसी ने आपको मार दिया, अब पीटा है, मतलब आपकी किसी से लड़ाई हुई है। हिंसात्मक का मतलब आपने किसी से अच्छे से लड़ाई हुई है आपकी। मान लो आप दिन में कहीं जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने पर गलती आपकी नहीं है, और फिर भी आपको सबके सामने रोड पर आपकी उससे बहस हो गई है, या फिर हाथापाई भी हो गई है। ठीक है, आपको लग भी गई है। अब क्या सोचोगे आप, इससे ये इस भी एज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हर एज में आप एक चीज़ तरह से सोचते हो। ठीक है, थोड़ा सा आप गर्म खून में हो, यानी कि आप थोड़ा सा 20 से 22 साल 25 साल की उम्र में हो, तो ये ज़्यादा सोच जाता है, उसने मुझे मार कैसे दिया, कैसे उसने मुझे हाथ लगा दिया, सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपके अचेतन मन में। तो फिर जब आप मौका लगता है, कि आप तो सोचते जा रहे हो, मौका लगता है, फिर आप उस चीज़ को, घटनाओं को अंजाम देते हो। ये सब जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, ये एक दिन थोड़ा हो जाती हैं। ठीक है, कहते हैं नहीं कि उसने किसी हत्या कर दी, अखबार में आप पढ़ते हो,
तो हत्या करने का प्लान तो पहले चलता रहता है, लेकिन वो किसी को बताता थोड़ा ना है, पूरा उसकी जानकारी लेता रहता है ना। हम कहते हैं कि चोर चोरी करने आ गए घर में, ठीक है, चोरी करने आए तो उसको घर के बारे में सब कुछ पता होता है पहले से ही, वो कहाँ रखा है पैसा, कहाँ पे लोग कितने घर में, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पहले से पता होती हैं उसको। कैसे पता चलती हैं? वो उसका कोई नज़दीकी होता है, लेकिन मन में उसके क्या चल रहा है, मैं चोरी करूँगा उसके घर में, मैं उसके घर में बहुत पैसा है, लेकिन मित्र है उसका, वो दिन में तो मित्रता होती है, लेकिन शाम को होते साथ ही उसका दुश्मन बन जाता है कि मैं कैसे पता लगाऊँ कभी घर से बाहर निकले और मैं घर पे डाका डालूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। ऐसी इच्छाएं सामाजिक बंधनों के कारण पूरी करना संभव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि ऐसी इच्छाएं सामाजिक बंधनों के कारण पूरी करना संभव नहीं होता, इन्हें चेतन से अचेतन मन में दमित कर दिया जाता है, ठीक है, चेतन से अचेतन में। आप किसी दिन आपसे लड़ाई हुई है तो वहीं तो आप नहीं मार सकते, आप में इतना दम है नहीं, लेकिन आना चेतन में कर दिया, कभी मौका लगेगा फिर पिटाई लगाऊंगा सी में, 2-4 लोगों साथ लेके जाऊंगा मैं, ठीक है, वो चीज़ होती है। समझ में आ रहा है आपको? तो फ्रायड ने तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको माना है? अचेतन मन को माना है। किसको माना है? अचेतन मन को। अचेतन मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ गलत भी होती है तो कुछ सही भी होती हैं। आप सोचते रहते हो लक्ष्य के बारे में अपने कि मुझे ये बनना है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, तो मैं नौकरी करूँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँ, सब चीज़ चलती है दिमाग में, मैं पढ़ाई करूँगा, मुझे इस बार तो क्लियर करना ही करना है, बिल्कुल क्लियर करना है आप लोगों को। ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि जो चीज़ पहले मन में आ जाती है तभी तो चीज़ दिमाग में आ गई, तभी तो आप इसको रियलिटी में लेके आओगे। अगर आप उनके मन में ही नहीं सोच रहे आपकी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा तो आप इसको रियलिटी में कैसे ला सकते हो, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियाँ, इंस्टिक्ट्स, ठीक है। जीवन 2 तरह की होती है, जीवन मूल प्रवृत्तियाँ और मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ, ठीक है। पहला होता है यहाँ पर इरोस को हम बोलते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति, और थैनेटोस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति। देखो याद इनको रखना है नाम, इरोस और थैनेटोस। व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए आशावान बनाना, वो होती है जीवन मूल प्रवृत्ति, ठीक है। और ये होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं कि मर जाना, मतलब कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति हो जाती है, व्यक्ति का मतलब वो जीवन से प्रति निराश सा हो जाता है, या फिर हम कहें तो उसको लगता है कि नहीं जीवन है क्या, कुछ नहीं है। जैसे साधु महाराज होते हैं ना, साधु लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये तो करते हैं कि भाई वो उनको जीवन के प्रति एक सच्चाई, या हम कहें कि वो लोग कहते हैं कि मृत्यु ही सत्य है। अब मृत्यु सत्य है तो वो सच्चाई की खोज में, ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं, ठीक है। आपको कई साधु महाराज ऐसे मिल लेंगे जो उनको दीन दुनिया से कोई खबर नहीं होती, ठीक है। और जीवन मूल प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि जीवन जीने के लिए आशावान बनाना, ठीक है, जीवन को कैसे जिया जाए, डेली चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीवन मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं, ठीक है। लाइफ इंस्टिक्ट्स होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ, समझ में आया। थैनेटोस का मतलब क्या है, जो मृत्यु की ओर लेके जाती है आप। अब यहाँ पर जो जीवन जीने की जो इच्छाएं होती हैं, आशा बनाती है, इसमें 2 प्रकार की आती है। तो लैंगिक मूल प्रवृत्ति, ठीक है, क्या आती है, लैंगिक मूल प्रवृत्ति, सेक्सुअल इंस्टिक्ट, यानी संतति को बढ़ाना, और एक लिबिडो, ठीक है। 2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक तो भाई आशावान बनना, भाई आपकी शादी हुई है तो अब आगे अपना वंश बढ़ाने के लिए क्या करोगे, आपको ज़िंदगी तो का आशावान है ना, कि आपको पता है कि हाँ मैं अब 20 साल का या 25 साल का हो गया हूँ, अब मेरी नौकरी लग जाएगी या लग गई है ना। अब आपको आशा है कि अब आपकी शादी भी हो जाएगी, आपको ज़िंदगी के आगे के प्लान्स बना रहे हो। और एक आप कैसे डिप्रेशन में हो, ठीक है, मृत्यु के बारे में सोच रहे हो कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या है जीना, कुछ नहीं है, बस मर जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 2 तरह की चीज़ें हम बता रहे हैं, ठीक है। जिसमें आप इस तरह के में तो क्या करते हो, आप सिर्फ क्रोध करते हो, हिंसा करते हो, ठीक है। और जीवन जीने वाले में आप सब चीज़ों को पॉजिटिव में देखते हो। तो ऊर्जा और लिबिडो जो 2nd नंबर है, इसके बारे में बताता हूँ। तो लिबिडो जो अर्थ होता है वो सेक्सुअल से, यानी कि कामुक अवस्था से होता है। और यहाँ पर कामुक अवस्था का मतलब होता है कि जिस भी स्थिति में आप हो, आपको अपने काम के प्रति कामुक होना मतलब कि आपके अंदर उत्तेजना होनी चाहिए, ठीक है, कि मैं काम पूरा करके ही रहूँगा। तो वो है यहाँ पे, ठीक है। जैसे बच्चा छोटा होता है, उसकी कामुक अवस्था कुछ और होती है, जैसे उंगली को मुंह में लेना, अंगूठा चूसना, ये उसकी कामुक अवस्था है, ठीक है। हम बड़े होते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है वो
हर एक काम को लेके होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, अवसाद, ठीक है, ये 4 अवस्थाएं होती हैं जिसके अंदर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल भाई, व्यक्ति अगर इन चारों कंडीशन में रहेगा तो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होगा। कहते हैं ना, चिंता जो है वो चिता के समान होती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपसे मैं कह सकता हूँ। तो आगे चलते हैं। सामान्यतः दोनों प्रकार की मूल प्रवृत्तियों में एक संतुलन रहता है तथा जीवन मूल प्रवृत्तियों की सक्रियता मृत्यु मूल प्रवृत्तियों से अधिक होती है। बिल्कुल, दोनों प्रकार की जो मूल प्रवृत्ति होती हैं उनमें संतुलन हमेशा बना रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अगर जीना चाहता है तो उसको बनने की जल्दी नहीं होती। मतलब आप कहते हो पॉजिटिवनेस जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिवनेस जो है व्यक्ति की वो ज़्यादा होती है। अगर पॉजिटिव है तो जीवन मूल प्रवृत्ति यानी कि लाइफ इंस्टिक्ट्स जो है वो बढ़ेगा, और अगर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, वायलेंस है, उसके हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति उसके दिमाग में ज़्यादा आती है, यानी कि डेथ इंस्टिक्ट होती है जो, ठीक है। तो अचेतन विधियाँ यहाँ पर कुछ हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। सपनों का विश्लेषण, स्वप्न जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अचेतन तक पहुँचने का शाही मार्ग है। बिल्कुल, चेतन अवस्था में स्वप्न ही तो देखे जाते हैं, ठीक है। और मुक्त साहचर्य विधि यानी कि फ्री एसोसिएशन मेथड, भाई 3 विधियाँ इसने बताई यहाँ पे, मुक्त सम्मोहन, मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण। तो नंबर जो सेकंड वाला है वो है मुक्त साहचर्य विधि। व्यक्ति को एक जगह पर हम लिटा देते हैं। मुक्त साहचर्य विधि में क्या होता है, मनोचिकित्सक द्वारा उसे कहा जाता है कि वह स्वयं को सामाजिक बंधनों से मुक्त समझे और स्वयं को अभिव्यक्त करे, अपने आप को अभिव्यक्त करना। भाई ये जो विधियाँ हैं अचेतन मन के अंदर जो चलता रहता है आपके, उसको समझाने की ये विधियाँ हैं, है ना। तो स्वप्न विश्लेषण मतलब जो आप स्वप्न में देखा, स्वप्न में वही तो आता है जो आप चाहते हो। बताया ना, स्वप्न में वही चीज़ आएगी जो आपकी इच्छाएं होती, जो आप दिन भर सोचते रहते हो। तो सोचते रहते हो उसका मतलब क्या है, पूरा अभी नहीं हुआ है, और पूरा नहीं हुआ इसका मतलब वो चीज़ें कहाँ जाएंगी, वो चीज़ जाएंगी अचेतन मन में, ठीक है। तो चीज़ पूरी नहीं हुई, वो चीज़ कहाँ जाएगी, हमेशा अचेतन मन में। तो स्वप्न जो है वो अचेतन मन तक पहुँचने का कैसा है, शाही मार्ग है। सेकंड नंबर का आपको पता है कि इस विधि में क्या होता है, मुक्त साहचर्य विधि में, कि व्यक्ति को एक जगह लिटा देंगे, अब उससे कहेंगे आँख बंद कर लो, ठीक है, और सोचो कि आप बिल्कुल फ्री हो और अपने बारे में सब कुछ बताओ कि आप के दिमाग में दिन में जब भी आप कोई वर्क करते हो तो क्या चलता रहता है, ठीक है। उससे से ही जो मनोवैज्ञानिक है वो उसके बारे में समझना शुरू करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति इस तरह से सोचता है, किसी भी चीज़ को नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, वो चीज़ उसके दिमाग में क्या चलता है, ठीक है। समझ में आया। एक चीज़ का तो होता है कि हम सोल्यूशन निकालते हैं, एक वो चीज़ सोचता है कि ये चीज़ हुई क्यों, मैं ज़िंदगी में मैं ही गलत क्यों हूँ। समझ में आ रहा है। मैं भगवान से नाराज़ होना, भगवान को गलत समझना कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। समझ में आ रहा है। तो दो व्यक्ति होते हैं, तो कि वो व्यक्ति को किस तरह से सोचता है उस तरह से ही उसका इलाज किया जाता है, उसके अचेतन मन में जो चीज़ चल रही है। जो हम कहते हैं ना, कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोग पागल का मतलब किसी भी चीज़ को पाने की ऐसे हद करते हैं जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, या फिर हम कहें तो लीगली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर आप लोगे तो वो व्यक्ति को ज़रूर मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है। अगला है हमारा सम्मोहन है, पोनिस, ठीक है। सम्मोहन आप जानते ही हैं, सब व्यक्ति को सम्मोहित करना। और उसके बाद हमारे पास अचेतन के प्रमाण क्या क्या होते हैं, ठीक है। अचेतन मन के प्रमाण क्या क्या हैं, कि क्या क्या आपको दिखेगा तो कि आप अचेतन मन में चल रहे हो। स्लिप ऑफ टंग, आप कुछ बोल रहे हो और मुंह से निकल कुछ रहा है, आप दिमाग में तो कुछ और चल रहा है, दिमाग में चल रहा है वही बाहर आएगा, ठीक है। मतलब कि कैसे पता चले कि आपका दिमाग ध्यान नहीं है, आपका दिमाग काम में नहीं लगा हुआ, ये सब उसके लक्षण हैं, जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। स्लिप ऑफ पेन, आप कुछ लिख रहे हो, लिखना कुछ चाह रहे हो, लिख कुछ रहा है, क्योंकि आपके जो दिमाग में है वही चीज़ लिखेगा दिमाग, तो या वो दिमाग वहाँ पर नहीं है, तो ये सब क्या है, लक्षण है। सपना आना आपको, निद्रा संबंधी विकार, नींद ज़्यादा आना, ठीक है। क्यों नींद आएगी तो सपना आएंगे। भूलने की प्रवृत्ति, आप काम को भूल जाते हो, काम को भूलो कैसे, किसी ने आपको कोई काम का है तो आपका दिमाग तो उस काम की तरफ है नहीं,
तो जिसने व्यक्ति ने कोई काम कहा है आपको या कुछ आपको काम करना है, तो दिमाग में दो चीज़ें एक साथ क्लिक हो रही हैं। लेकिन जो चीज़ हावी कौन सी है, आप कुछ सोचे जा रहे हो, तो वो फिर आप चीज़ें भूलना शुरू कर देते हो। ठीक है, दिमाग का ध्यान ही नहीं रहता कि आप घर से निकले हो तो किस काम के लिए निकले हो, क्योंकि काम तो कुछ और निकलो, लेकिन गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते सोच रहे हैं उस बारे में। ठीक है, सोचते जा रहे हैं, ऑफिस आ गया, ऑफिस तो निकल गया, आप आगे पहुंच गए, या घर जा रहे हो तो घर तो निकल गया, गली में मुड़े ही नहीं, घर की सड़क पे आए नहीं और आगे चले गए। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर स्वप्न हो गया, निंदा संबंधी विकार हो गया, और असामान्य व्यवहार। ठीक है, असामान्य व्यवहार करता है व्यक्ति कि व्यक्ति खड़े खड़े किसी से बात कर रहा है तो बात करते करते खो जाएगा या चुप हो जाएगा। बैठे बैठे अगर कोई व्यक्ति दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो बैठे बैठे वो किसी और विचार में खो जाएगा, बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताई। अगला जो है इसमें 2 स्टेप्स और हैं इसके। ठीक है, एक तो इसका बी पार्ट है गत्यात्मक संरचना मॉडल, और थर्ड पार्ट है क्रियात्मक वाला, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।